नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय सिंह, CFP सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। आज हम बात करेंगे डेट म्यूचुअल फंड के बारे में। डेट म्यूचुअल फंड होना सभी इन्वेस्टर के पास चाहिए, बट होता बहुत कम इन्वेस्टर के पास है। यह आपके पोर्टफोलियो का राहुल द्रविड़ है, जो दिखने में तो लगता है काफ़ी स्लो खेल रहा है, लेकिन जब आप इसकी परफॉर्मेंस एनालाइज करेंगे तो पाएंगे कि इसकी बैटिंग एवरेज सचिन तेंदुलकर के ऑलमोस्ट इक्वल ही है। जहां सचिन तेंदुलकर के 200 मैच का एवरेज 53.78 है, वहीं राहुल द्रविड़ के केवल 164 मैच का ही एवरेज 52.37 है। अगर हम सचिन तेंदुलकर को इक्विटी म्यूचुअल फंड समझें और राहुल द्रविड़ को डेट म्यूचुअल फंड, तो हम पाएंगे कि जितना लाइमलाइट और मीडिया कवरेज इक्विटी मार्केट, इक्विटी म्यूचुअल फंड या सचिन तेंदुलकर को मिलता है, जबकि उसके इक्वल होने के बाद भी डेट म्यूचुअल फंड या राहुल द्रविड़ को नहीं मिल पाता। हमारे लिए मज़े की बात यह है कि हमें इन दोनों में से किसी एक को चूज नहीं करना है, बल्कि दोनों को ही अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना है। इक्विटी मार्केट में आप शॉर्ट टर्म के लिए पैसा नहीं लगा सकते हैं, जबकि डेट फंड में आप शॉर्ट टर्म पीरियड से लेकर मीडियम पीरियड तक के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। PPF में भी आप 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, जबकि डेट फंड में अमाउंट की ऐसी कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। अगर हम SSA की बात करें, सुकन्या समृद्धि अकाउंट की, इसमें भी इन्वेस्ट करने के लिए चाइल्ड का गर्ल होना ज़रूरी है, जबकि डेट फंड में ऐसा कोई भी जेंडर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। फिक्स्ड डिपॉजिट के साथ मैंने आने वाली स्लाइड में डेट म्यूचुअल फंड का एक कंप्लीट कंपैरिजन किया है। इंश्योरेंस में आपको एज इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहिए। फिर भी आप करना चाहते हैं तो 55 की एज से अबव कोई भी इंश्योरेंस कंपनी रिस्क कवर नहीं देगी। इसलिए इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको एज से रिलेटेड काफ़ी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन डेट म्यूचुअल फंड में क्या बूढ़े क्या बच्चे, सभी एज ग्रुप वाले इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के अंत तक आप जान जाएंगे कि डेट फंड क्या होता है, यह कैसे काम करता है, कौन इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और इसमें क्या क्या रिस्क हैं। डेट का मतलब होता है लोन। डेट फंड को समझने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप इसे इन्वेस्टमेंट ना समझें, बल्कि आप इसे ऐसे समझें कि आपके पास कुछ पैसे हैं और आपको उसको लोन पर देना है। जब भी आप अपना पैसा लोन पर देते हैं तो सबसे पहले सोचते हैं कि मेरा मूलधन यानी प्रिंसिपल सेफ रहे। फिर आप चाहते हैं कि अच्छा खासा ब्याज भी मिलता रहे, और जब चाहें आप अपना पूरा पैसा वापस ले लें। हमारी इन सभी कंडीशन को पूरा करने का सबसे अच्छा बोरोवर होता है बैंक। बैंक में आप जितना चाहें जब तक चाहें लोन दे सकते हैं। बैंक आपके पैसे के बदले में आपको एक कागज़ देगा जिसको हम FD कहते हैं। हम सभी लोग बैंक में अपनी FDs करवाते हैं। बैंक के अलावा भी आप किसी को अगर लोन देना चाहें तो आप अपने किसी फ्रेंड या रिलेटिव, किसी के बिजनेस में, प्राइवेट कंपनी में FD करवा सकते हैं, और किसी लोकल चिट फंड में भी पैसा दे सकते हैं। लेकिन इन सभी ऑप्शंस में आपको पैसे की सेफ्टी, इंटरेस्ट और लिक्विडिटी से हो सकता है कि कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। लेकिन डेट फंड ही ऐसा ऑप्शन है जहां आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना भी नहीं पड़ेगा और FD से बेहतर रिटर्न भी मिल जाएंगे। आइए बात करते हैं डेट मार्केट की। डेट मार्केट ऐसी जगह है जहां पे लोग कभी न कभी कम या ज़्यादा अपनी हैसियत के अकॉर्डिंग पैसा उधार पर लेते भी हैं और देते भी हैं। फिर वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, RBI हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, म्युनिसिपल या लोकल बॉडीज़, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, कॉरपोरेट्स, DFI, सभी बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, FIIs, प्रोविडेंट फंड, ट्रस्ट और बहुत सारे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। क्या इन सभी इंस्टीट्यूशन को लोन देना सेफ है? बिल्कुल सेफ है। क्या हम इन्हें डायरेक्ट लोन दे सकते हैं? दे तो सकते हैं, लेकिन इनकी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाएंगे। तब फिर आएगा हमारा अच्छा साथी म्यूचुअल फंड। हम म्यूचुअल फंड को पैसा देंगे, अब वही हमारे जैसे लाखों करोड़ों इन्वेस्टर का पैसा हमारे बिहाफ पर इन कंपनीज को देगा
और उसके बदले में हमें एफडी से ज़्यादा रिटर्न देगा। अभी तक हमारे जैसे इन्वेस्टर का लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए पैसा म्यूचुअल फंड में लगा हुआ है और वह लगातार बढ़ ही रहा है। अब आप समझ गए होंगे कि कैसे इन्वेस्टर अपना पैसा डेट फंड को देते हैं। डेट फंड अपना पैसा इन कंपनीज में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, बैंक्स में, कॉरपोरेट को, ट्रस्ट को, प्रोविडेंट फंड को देता है और उसके बदले में वो हमें इंटरेस्ट देते हैं। यह इंटरेस्ट हमारी एनएवी में ऐड हो जाता है और हमारी एनएवी बढ़ती है, जिससे हमें लगता है कि हमारे पोर्टफोलियो में या म्यूचुअल फंड में रिटर्न आ रहे हैं। आप जो डेट फंड खरीदेंगे उसकी वेबसाइट पे जाकर यह चेक कर सकते हैं कि उस फंड ने अपना पूरा पैसा कैसे कैसे किस किस लोगों को किस किस ब्याज पे दिया हुआ है। इंटरेस्ट रेट एंड बॉन्ड प्राइस। इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड प्राइस का रिलेशनशिप डेट म्यूचुअल फंड का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इन दोनों के बीच का इनवर्स रिलेशनशिप होता है। यहाँ बॉन्ड के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि जब भी किसी बड़े इंस्टीट्यूशन को लोन लेना होता है तो वह अपने बॉन्ड इशू करता है। उस बॉन्ड की एक फेस वैल्यू होती है, जैसे हमारे नोट की फेस वैल्यू होती है 500 या 2000 या जो भी है। अब डेट म्यूचुअल फंड इन बॉन्ड को खरीदता है और उसके बदले में ब्याज कमाता है। आइए अब जानते हैं बॉन्ड खरीदने के बाद उसकी फेस वैल्यू में क्या खींचतान होती है। इस थ्योरी के दो मेन फैक्टर हैं। पहले ये कि जो भी बॉन्ड आपने खरीदे हुए हैं आप उनको कभी भी सेल कर सकते हैं। सेल करने का मतलब यह है कि आप उनको ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उसके बदले में आप अपना पैसा वापस ले सकते हैं। दूसरा फैक्टर यह है कि उस बॉन्ड को सेल करते हुए उस टाइम पे मार्केट में ब्याज रेट क्या चल रहा है। सेल करने के समय पर ब्याज रेट के अकॉर्डिंग ही उस बॉन्ड की फेस वैल्यू कम या ज़्यादा होगी। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई बॉन्ड है जो अभी 7% का ब्याज दे रहा है और उस पर 1000 रुपये की फेस वैल्यू है। आरबीआई इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करता है। अगर आरबीआई को लगता है कि इंटरेस्ट रेट कम करने हैं तो वो उसको कम कर देता है। अगर मान लीजिए इंटरेस्ट रेट 6% का हो जाता है तो यह हमारे लिए फ़ायदे का सौदा हो गया, क्योंकि हमारे पास ऐसा बॉन्ड है जो 7% का इंटरेस्ट दे रहा है, जबकि कोई नया अगर इसको खरीदना चाहे तो उससे मार्केट में 6% ही ब्याज मिलेगा। ऐसे में अगर हमारा बॉन्ड हम सेल करना चाहें तो हम उसे फेस वैल्यू 1000 रुपये से ज़्यादा में ही सेल करेंगे। यही वह एक्स्ट्रा रिटर्न है जो ब्याज के अलावा हमें हमारी कैपिटल पर मिलता है। अब इसका दूसरा एंगल देखते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है और 8% हो जाता है तो यह हमारे लिए डिसएडवांटेज है, क्योंकि अब हमारे पास वह बॉन्ड है जो हमें 7% का ब्याज दे रहा है, जबकि मार्केट में 8% का बॉन्ड इजीली अवेलेबल है। और अगर अब हम इसको सेल करना चाहें तो इसकी वैल्यू 1000 रुपये से कम हो जाएगी। लेकिन इन सभी चीज़ को फंड मैनेजर काफ़ी टेक्टफुली डील करता है और हमें दोनों सिचुएशन में एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करके देता है। डेट म्यूचुअल फंड वर्सेस फिक्स्ड डिपॉजिट। इस एग्जाम्पल में हमने 10 लाख रुपए को 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया है, एक जगह पे डेट फंड में, दूसरी जगह में एफडी में। अगर हम यह माने कि दोनों ने सेम इंटरेस्ट रेट है तब भी हमें डेट फंड पे 31,121 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिलेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे डेट म्यूचुअल फंड में टैक्स और इंडेक्सेशन दो बेनिफिट मिल जाएंगे। यहाँ हमने यह माना है कि इसमें इन्वेस्ट करने वाले की टैक्स ब्रैकेट 30% की है, जबकि डेट फंड का टैक्स फ्लैट 20% ही रहता है। और इस कैलकुलेशन में ब्याज रेट हमने 5.5 ही लिया है। जबकि अगर हम डेट म्यूचुअल फंड की 11 कैटेगरी की 52 स्कीम्स को एनालाइज करें तो पाएंगे कि सभी में रिटर्न 7%, 8%, 9, 10 अप टू 11% भी है। सिर्फ लिक्विड फंड और मनी मार्केट फंड को छोड़कर सभी का रिटर्न काफ़ी अच्छा है। लिक्विड फंड और मनी मार्केट फंड जस्ट लाइक एक सेविंग अकाउंट ही होता है, जिसमें आपको सेविंग अकाउंट जितना ही ब्याज मिलता है। उसके अलावा हर स्कीम ने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं। इस स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने गोल के अकॉर्डिंग कौन सी कैटेगरी को सिलेक्ट करना है और उसमें
कब इन्वेस्ट करना है। अगर आप अपने सेविंग अकाउंट में पैसे रखे हैं और आप उसका सब्स्टिट्यूट चाहते हैं तो आप इन पैसों को यूज़ करने के लिए ओवरनाइट या लिक्विड फंड का यूज़ कर सकते हैं। कुछ मंथ से लेके 1 ईयर तक के अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या आप अपने लिए कोई गैजेट खरीदना चाहते हैं तो आप उसका प्लान एक अल्ट्रा शॉर्ट फंड या लो ड्यूरेशन फंड में इन्वेस्ट करके कर सकते हैं। अगर आपका इन्वेस्टमेंट होरिजन 1 to 3 ईयर्स के बीच का है या आपको अगर अपना कोई वोकेशन प्लान करना है, इक्विटी फंड को रीबैलेंस करना है, घर या कोई व्हीकल परचेज करना है, तो इस पीरियड के लिए आप शॉर्ट ड्यूरेशन या मीडियम ड्यूरेशन वाले फंड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। 5 ईयर एंड अबव के गोल के लिए जैसे एजुकेशन, मैरिज और रिटायरमेंट, इनके लिए आप गिल्ड फंड या लॉन्ग ड्यूरेशन फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। डेट फंड में इन्वेस्ट करने से आपको अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन, स्टेबिलिटी, लिक्विडिटी, गुड रिटर्न्स, टैक्स एफिशिएंसी और कन्वीनियंस, ये सभी चीज़ें एक ही साथ मिल जाएंगी। अब हम बात करते हैं डेट म्यूचुअल फंड में रिस्क क्या होता है। डेट फंड में 3 टाइप के रिस्क माने गए हैं। पहला है इंटरेस्ट रेट रिस्क, दूसरा है क्रेडिट रिस्क और तीसरा है लिक्विडिटी रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क को हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसा हमने बताया, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं तो हमारी फेस वैल्यू कम हो जाती है। क्रेडिट रिस्क के बारे में अगर हम बात करें तो क्रेडिट रिस्क वह रिस्क है, अगर हमने जिस भी कंपनी या इंस्टीट्यूशन का बॉन्ड खरीदा है, अगर वो कंपनी ही डूब जाती है तो हमारा पूरा पैसा और उससे मिलने वाला ब्याज भी डूब जाएगा। लेकिन जब भी म्यूचुअल फंड वाले इन्वेस्ट करते हैं तो वह उस कंपनी की क्रेडिट रेटिंग के अकॉर्डिंग ही इन्वेस्ट करते हैं। जनरली डेट म्यूचुअल फंड AA या इससे ऊपर की क्रेडिट रेटिंग में ही इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा, वो अपना पूरा पैसा भी एक जगह पे इन्वेस्ट नहीं करते, तो इस रिस्क को वो कम कर सकते हैं। तीसरा है लिक्विडिटी रिस्क। यह रिस्क वह होता है जब किसी कारण से सभी इन्वेस्टर अपना पैसा लेने के लिए अप्लाई कर दें। ऐसे में कोई भी कंपनी उस पैसे को वापस नहीं कर सकती। अगर बैंक में भी सारे डिपॉजिटर अपना पैसा एक ही साथ लेने के लिए पहुंच जाएं, तो बैंक भी उस पैसे को वापस नहीं कर सकता है, क्योंकि बैंक ने भी वह पैसा आगे अलग अलग टाइम के लिए लोन पे दिया हुआ है। लास्ट में 5 बातें जो आपको एक डेट फंड सेलेक्ट करते हुए देखनी है। पहली, जब भी आप डेट फंड सेलेक्ट करें तो उसमें अपने इन्वेस्टमेंट गोल के अकॉर्डिंग ही उसको सेलेक्ट करें। दूसरी है रिस्क एपेटाइट, आप अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग ही कोई फंड सेलेक्ट करें। तीसरा है उसी फंड में इन्वेस्ट करें जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो। चौथा, ऐसा फंड सेलेक्ट करें जो वेल डाइवर्सिफाई हो, जिसने अलग अलग कंपनीज में अलग अलग ड्यूरेशन के लिए पैसे ले रखे हों। और लास्ट है, जब भी हम कोई दवाई लेते हैं तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। ठीक वैसे ही आप अपने फाइनेंशियल डॉक्टर से कंसल्ट करें और अपने लिए एक बेहतर डेट फंड का चुनाव करें जो आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छी रिटर्न बनाकर देगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।